हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में संहिता अध्ययन 1 के अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो आज हम वही चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आयुर्वेद के 8 अंग काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्र, जरा, वृषाण, अष्टावंगानि तस्याहुश्चिकित्सा येषु संश्रिता। अब देखते हैं कि ये श्लोक कह क्या रहा है। आयुर्वेद के 8 अंग हैं काय चिकित्सा, बाल मतलब कौमार भृत्य, पीडियाट्रिक्स, ग्रह भूत विद्या, ऊर्ध्वांग शालाक्य तंत्र, शल्य तंत्र दंष्ट्रा मतलब अग्रतंत्र, जरा रसायन तंत्र तथा वृष वाजीकरण तंत्र। इन 8 अंगों में चिकित्सा अवस्थित है। इसमें यह बताया गया है कि हमारे आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं और उनके नाम बता दिए हैं। अब देखते हैं कि काय चिकित्सा में क्या होता है। शरीर के सर्वांग में होने वाले ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ और अतिसार आदि रोगों की चिकित्सा का विधान जिसमें किया जाता है, आयुर्वेद के उस अंग को काय चिकित्सा कहते हैं। मतलब नॉर्मल डिजीजेज जैसे बुखार हो गया, खांसी, जुकाम, डायरिया, टीबी, ये सब चीज़ें जिसमें ट्रीट की जाती हैं उसे क्या कहते हैं, काय चिकित्सा। नेक्स्ट है हमारे पास बाल रोग पीडियाट्रिक्स या कौमार भृत्य। बालक के भरण पोषण की व्यवस्था, धात्री परीक्षा, दुष्ट सतन्य विशोधन, ग्रहजन्य रोगों का प्रतिकार और बालकों के रोगों की चिकित्सा का विधान जिसमें किया जाता है, आयुर्वेद के उस अंग को कौमार भृत्य या बाल रोग कहते हैं। पीडियाट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, हम बच्चों की ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो उस चीज़ की ट्रीटमेंट क्या है, बाल रोग। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रह चिकित्सा या भूत विद्या। देवता, पितृ, पिशाच तथा ग्रह आदि के आक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों के कष्ट को दूर करने के लिए उन देव आदि के लिए बलि, उपहार, पूजा आदि के विधान के द्वारा रोगों की शांति का उपाय जिससे किया जाता है उसे भूत विद्या कहते हैं। इसका एक ये मीनिंग हो सकता है कि बलि, उपहार, पूजा वगैरह। दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है कि जो पुराने ज़माने में माइक्रोब्स वगैरह के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता था, तो वो माइक्रोब्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भूत कहते होते थे। भूत का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जो चीज़ हमें नॉर्मल नेक्ड आई से दिखाई ना दे। नेक्स्ट हमारे पास है ऊर्ध्वांग। कर्ण, नेत्र, मुख, नासिका आदि जत्रु के ऊपर के अंगों में उत्पन्न हुए रोगों की शांति के लिए तथा शलाका यंत्र के प्रयोग के लिए जो आयुर्वेद अंग होता है उसे शालाक्य तंत्र कहते हैं। मतलब शोल्डर से ऊपर या क्लाविकल के ऊपर जितना भी हिस्सा होता है हमारा, नेक होती है, हेड है, हेड में क्या क्या है, कान, नाक, आँखें, ये सब चीज़ों की ट्रीटमेंट जिसमें होती है उसे क्या कहते हैं, शालाक्य तंत्र। मतलब ENT। ENT की फुल फॉर्म होती है ईयर, नोज, थ्रोट। नेक्स्ट है शल्य तंत्र। अनेक प्रकार के घास, लकड़ी, पत्थर, धूलिकण, धातु, मिट्टी, हड्डी, केश, नख, पुए, आसराव, मूढ़, गर्भ आदि शारीरिक या आगंतुज शल्यों को निकालने के लिए यंत्र, शस्त्र, क्षारकर्म, अग्निकर्म के प्रयोग के लिए तथा विविध प्रकार के व्रणों का विनिश्चय करने के लिए शल्य तंत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब शल्य तंत्र बेसिकली क्या होता है, सर्जरी में हम कुछ भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि अबॉर्शन करवाना, किसी भी चीज़ की सिक्रीशंस है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उस चीज़ को निकालना अपनी बॉडी से, वो क्या है, शल्य तंत्र। कोई भी ऐसी चीज़ को हमारे अपने शरीर से निकालना जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, विद द हेल्प ऑफ यंत्र, शस्त्र, क्षारकर्म एटसेट्रा। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, शल्य तंत्र में। नेक्स्ट है दंष्ट्रा या अग्रतंत्र। सर्प, कीट, लूता,
आदि के डसे हुए अनेक प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम या संयोग विष से ग्रस्त मनुष्य की चिकित्सा के लिए जो अंग होता है उसे अगर तंत्र कहते हैं। मतलब टॉक्सिकोलॉजी, किसी भी चीज़ ने किसी भी इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े ने हमें काट लिया है तो उसका जो विष है, जहर है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, वो चीज़ किस में आती है? दूसरा अगर तंत्र में। अगर तंत्र शब्द का प्रयोग सुश्रुत ने किया था और चरक ने इसे विषगर वैरोधिक प्रशमन कहा है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जराव या रसायन तंत्र। दीर्घ काल तक तारुण्य अवस्था स्थापन करने के लिए, बल, आयु और बुद्धि की वृद्धि के लिए एवं शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेद अंग है उसे रसायन तंत्र कहते हैं। तारुण्य अवस्था होती है मतलब यंगनेस, कि हम जल्दी बूढ़े ना लगें। इसमें क्या क्या आता है कि अपनी आयु को, बल को और बुद्धि को कैसे बढ़ाना आता है। ये चीज़ किस में आती है? जरा या रसायन तंत्र में। लास्ट टाइप है हमारे पास वृष या वाजीकरण तंत्र। अल्पवीर्य, दुष्टवीर्य, क्षीणवीर्य, शुष्कवीर्य जनों की वीर्य पुष्टि, वीर्य शोधन, वीर्य वृद्धि, वीर्य उत्पादन करने के लिए और मैथुन इच्छा को बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेद अंग है उसे वाजीकरण तंत्र कहते हैं। मतलब वीर्य का होता है सीमन। अगर किसी के सीमन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कैसे करना है। और मैथुन इच्छा मतलब कॉपुलेशन की इच्छा को कैसे बढ़ाना है, वो चीज़ किस में आती है? वाजीकरण तंत्र में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दोष विवेचन। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासतः विकृता अविकृता देहम घनंती ऋते वर्धयन्ति च। इसका मीनिंग क्या है? वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोष, टोटल हमारे पास ये 3 दोष होते हैं। विकृता, अविकृता, देहम घनंती ऋते वर्धयन्ति च। अगर ये तीनों दोष विकृत हो जाते हैं तो हमारे शरीर को नष्ट करते हैं या क्षीण करते हैं। और अगर ये तीनों दोष अविकृत होते मतलब सम रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो ये हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। देह एवं मन को दूषित कर देने की विशेषता रखने के कारण ही दोष कहते हैं। ये 3 जो दोष है, वात, पित्त, कफ, इनको दोष क्यों कहते हैं? इसका रीज़न दिया है क्योंकि ये देह मतलब शरीर और हमारे मन को दूषित करने की क्षमता रखते हैं, जिसमें प्रकृति निर्माण करने की क्षमता हो, मतलब हमारे शरीर की प्रकृति बना सकते हो, और स्वतंत्रता पूर्वक शरीर को दूषित करने की प्रवृत्ति हो, कैपेबिलिटी हो, उसे दोष कहा जाता है। वस्तुतः ये वात, पित्त, कफ शरीर को धारण करने से धातु हैं। बेसिकली ये जो तीनों चीज़ें हैं, वात, पित्त, कफ, ये हमारे शरीर के लिए क्या है? धातु। क्यों है? उसका रीज़न आगे बताया गया है। क्योंकि इनकी सम्य अवस्था से ही शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। क्योंकि जब ये तीनों चीज़ें सम्य अवस्था इक्विलिब्रियम में होते हैं तब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और उससे कोई भी बीमारी नहीं लगती। किंतु जब ये स्वप्रकोप कारणवशात अपने परिमाण से न्यून या अधिक हो जाते हैं और शरीर को दूषित कर रोग उत्पन्न करते हैं, तब इनकी संज्ञा दोष हो जाती है। वात, पित्त, कफ ये क्या है? हमारी बॉडी के लिए धातु का काम करते हैं जब ये इक्विलिब्रियम होते हैं। और जब इनका इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड नहीं रहता, मतलब ये तीनों चीज़ें या तो कम हो जाती हैं या ज़्यादा हो जाती हैं, तब ये हमारे शरीर में क्या करती हैं? रोग उत्पन्न करती हैं। रोग उत्पन्न करने के कारण इन्हें दोष कहा जाता है। इसी प्रकार शरीर को मलिन करने के कारण इन्हें मल कहा जाता है। और यही तीनों चीज़ें जब हमारे शरीर को मैला करने लग पड़ती हैं तब इन्हें मल कहते हैं। हमारे देह रूपी जगत में वात, पित्त, कफ ये क्रमशः वायु, सूर्य और चंद्रमा के समान क्रियाएं करते हैं।
इन तीनों चीज़ों को वायु, सूर्य और चंद्रमा के साथ कंपेयर किया गया है। वात वायु के समान शरीर में धारक पोषक तत्वों को विक्षेप करता है। मतलब जो हमारी बॉडी में वात है, वायु के जैसे हमारे शरीर में धारक पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में फैलाता है। पित्त सूर्य के समान द्रव पदार्थों का शोषण और पाचन कार्य करता है। और जो पित्त है वो हमारे सूर्य के समान द्रव पदार्थ, द्रव मतलब लिक्विड, चीज़ों को शोषण और पाचन करता है, मतलब उनका डाइजेशन करवाता है। और कफ चंद्रमा के समान शरीर में स्नेहांश की वृद्धि करता है। कफ को चंद्रमा के साथ कंपेयर किया गया है और ये क्या करता है, हमारे शरीर में स्नेहांश मतलब जल तत्व की वृद्धि करता है, मतलब मॉइस्चर को बढ़ाता है। ये हमें चार्ट फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। वात पित्त कफ की अवस्थाएं, साम्यावस्था, विषमावस्था। साम्यावस्था मतलब बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम। विषमावस्था, विकृत अवस्था मतलब इम्बैलेंस्ड। जब ये तीनों चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं तब उसे क्या कहते हैं, विषम अवस्था। और जब ये तीनों बैलेंस स्टेट में रहती हैं तब ये क्या है, साम्य अवस्था। विषम अवस्था आगे दो टाइप्स की हैं, वृद्ध अवस्था, क्षीण अवस्था। वृद्ध अवस्था में क्या होगा कि जो हमारे दोष हैं वो बढ़ेंगे अपने अमाउंट से, क्षीण अवस्था में कम होंगे। वृद्ध अवस्था आगे फिर तीन टाइप्स की हैं, उत्कृष्ट वृद्धि, मध्य वृद्धि, अल्प वृद्धि। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ना, मीडियम और थोड़ा सा बढ़ना। क्षीण अवस्था भी आगे तीन टाइप्स की हैं, उत्कृष्ट क्षय, मध्य क्षय, अल्प क्षय। उत्कृष्ट मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और मध्य क्षय मतलब मीडियम और अल्प क्षय मतलब थोड़े से अमाउंट में कम होता है। नेक्स्ट है दोषों के मुख्य स्थान और प्रकोप काल। ते व्यापिनोऽपि हन्नाभ्योर्ध्व मध्य ऊर्ध्व संश्रया वयो अहोरात्रि भुक्तानां ते अंत मध्य आदिगाः क्रमात्। ते व्यापिनोऽपि मतलब ते किसके लिए लगाए हैं, वात पित्त कफ तीनों के लिए। ये जो तीनों चीज़ें हैं वात पित्त कफ, व्यापिनोऽपि मतलब हमारे शरीर में फैली रहती हैं। हन्ना मतलब हृदय और नाभ्य, ये दोनों चीज़ें मर्ज की हैं इसलिए इसे हन्ना बना दिया है, लेकिन ये क्या है, हृदय। हन्नाभ्योर्ध्व मध्य ऊर्ध्व संश्रया। जो वात है वो हृदय और नाभि के अधो मतलब नीचे। वात की लोकेशन क्या है, नाभि और हृदय के नीचे। फिर सेकंड नंबर पे कौन आता है, पित्त। पित्त की लोकेशन क्या है, हृदय और नाभि के मध्य। और कफ की लोकेशन क्या है, हृदय और नाभि के ऊपर, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, संश्रया मतलब रहता है। वयो अहोरात्रि भुक्तानाम, वयो एज, अहो दिन, रात्रि रात, भुक्तानाम मतलब खाना। ते अंत मध्य आदिगाह क्रमात्, क्रमात् मतलब सीरियल ऑर्डर, वात पित्त कफ, ठीक है। ते मतलब इन सब चीज़ों के अंत में वात ज़्यादा होता है, दिन के एंड पार्ट में, रात के एंड पार्ट में, और एज जब लास्ट स्टेज पे होती है और खाने के बाद हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है। और इन सब चीज़ों के मध्य में पित्त बढ़ा होता है और स्टार्टिंग में आदि मतलब स्टार्टिंग में कफ ज़्यादा होता है। जो श्लोक मैंने पिछले पेज पे एक्सप्लेन किया उसी चीज़ की ये एक्सप्लेनेशन है और ये चार्ट फॉर्म में बताया गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दोषों का जठराग्नि और कोष्ठ पर प्रभाव। तैर भवेद विषमस्तीक्ष्णो मंदश्च अग्नि समः समः कोष्ठ क्रूरो मृदुर्मध्यो मध्य स्यात् तैसमैरपि। उन वातादि दोषों द्वारा अग्नि विषम तीक्ष्ण मंद होती है, जैसे वायु से विषम अग्नि, पित्त से तीक्ष्ण अग्नि, कफ से मंद अग्नि होती है। वायु से अग्नि हमारी कैसी हो जाती है, विषम मतलब एग्रेसिव, पित्त से तीक्ष्ण
तेज और कफ से मंद अग्नि मतलब हमारी अग्नि कम हो जाती है। इस प्रकार विषम, तीक्ष्ण, मंद और सम भेद से अग्नि 4 प्रकार की बताई गई है। और ये अग्नि की 4 टाइप्स बनने का कारण क्या है? दोष। इसी प्रकार कोष्ठ क्रूर, मृदु, मध्य और सम भेद से 4 प्रकार का होता है। वायु से क्रूर, पित्त से मृदु मतलब सॉफ्ट, कफ से मध्य कोष्ठ और तीनों दोषों की समानता से मध्य कोष्ठ या समकोष्ठ होता है। मतलब अगर हमारी बॉडी में वायु वात ज़्यादा हो जाए तो हमारा कोष्ठ क्रूर हार्ड हो जाता है। पित्त अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारा कोष्ठ मृदु सॉफ्ट हो जाता है। और कफ की अधिकता से मध्य कोष्ठ मतलब मीडियम रहता है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। और अगर तीनों दोष बैलेंस्ड स्टेट में हो तो हमारा कोष्ठ मध्य कोष्ठ या सम अवस्था में रहता है। आगे बताई गई है अग्नि। अग्नि का कार्य अन्न का पाचन करना है मतलब डाइजेशन करना है। मुख्य रूप से अग्नि 13 प्रकार की होती है। 13 टाइप्स हैं अग्नि की। फर्स्ट है जठर अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर। भूत अग्नि 5 प्रकार की है। पंच महाभूत के बेसिस पे ये 5 टाइप्स की है। आगे है धातु अग्नि जो हमारी 7 टाइप्स की है धातुओं के बेसिस पर। इन सभी अग्नियों में जठर अग्नि प्रधान मानी गई है। इन 13 टाइप्स में से सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? जठर अग्नि। इसका कारण यह है कि सभी अग्नियां जठर अग्नि से ही दीप्त होती हैं। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि जितनी भी ये सभी अग्नियां हैं इनको कौन प्रदीप्त करता है मतलब कौन जलाए रखता है? जठर अग्नि। आगे इन्होंने कोष्ठ के पर्याय दे दिए हैं सिनोनिम्स। महास्रोत, शरीर मध्य, महानिम्न, आमाशय, पक्वाशय, ये सभी क्या है? कोष्ठ के पर्याय सिनोनिम्स है। फिर हमारे पास है ये चीज़ अग्नि। अगर आप चाहो तो ये अपनी बुक पे भी लिख सकते हो। अग्नि refers to fire like activity in the alimentary canal responsible for the digestion of food। अग्नि क्या काम करती है? डाइजेशन ऑफ फूड करती है। किसमें? एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में। कोष्ठ, कोष्ठ का ये श्लोक लिखा गया है सुश्रुत चिकित्सा स्थान 2nd चैप्टर 12th श्लोक है। स्थान अन्यम अग्नि पक्वाना मूत्रस्य रुधिरस्य च हृदंडुक पफुश्च कोष्ठ इति भिद्यते। मतलब आमाशय, पक्वाशय, फुफ्फुस, मूत्राशय, अग्नाशय, रक्ताशय, हृदय, उंडुक, इन अवयवों की परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस बाउंड्री को आयुर्वेद में कोष्ठ का नाम दिया गया है। आमाशय मतलब स्टमक, पक्वाशय इंटेस्टाइन, फुफ्फुस लंग्स, मूत्राशय ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर, अग्नाशय पैंक्रियास, रक्ताशय मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, हृदय हार्ट, उंडुक, इन सब ऑर्गन्स की अवयव मतलब ऑर्गन्स, इन सब ऑर्गन्स की परिधि सर्कमफ्रेंस या बाउंड्री को वेद ने कोष्ठ नाम दिया है। और आज का ये लेक्चर हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।